हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे उच्चतम न्यायालय। ठीक है, इसकी प्रस्तावना क्या है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के प्रावधान क्या है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। इसका परिचय समझते हैं पहले, है ना। उच्चतम न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है? उच्चतम न्यायालय है। वह भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष स्थान एवं संविधान का संरक्षक माना जाता है। ठीक है, संविधान का संरक्षक बोला जाकर किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक, भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का वर्णन किया गया है। ठीक है, मेन इसमें देखा उच्चतम न्यायालय का वर्णन कहां से कहां तक, तो 124 से 147 तक वर्णन किया गया है। मुख्य रूप से ये भी ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में पूछा है ना। ठीक है, भारतीय संविधान के कौन सा भाग? तो भाग 5 के अध्याय कौन सा? 4। तो भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद कौन सा है? 124 से लेके 147 तक उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, स्थान कौन सा था? तो नई दिल्ली। भारत के संघीय न्यायालय को समाप्त करके स्थापना की गई थी। ठीक है, किसको समाप्त करके? तो भारतीय संघीय न्यायालय को समाप्त करके उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके संवैधानिक प्रावधान क्या थे? तो आप समझना विषय और अनुच्छेद। ठीक है, तो विषय क्या था अपना समझ लो। पहला विषय था संवैधानिक प्रावधान में पहला पॉइंट था उच्चतम न्यायालय की स्थापना। तो अनुच्छेद किसमें है? तो 124 में। न्यायाधीशों का वेतन तो अनुच्छेद 125। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तो अनुच्छेद 126। तो 124 से हमारा स्टार्ट होता है संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, तो विषय अगर पूछ लिया जाए कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, कौन से अनुच्छेद में है उच्चतम न्यायालय की स्थापना? तो 124 में। ठीक है, न्यायाधीशों का वेतन 125 में, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 126 में। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब जैसे पूछा जाए अनुच्छेद 127 क्या है, उसमें क्या है? तो तदर्थ न्यायाधीश। ठीक है, अनुच्छेद 127। अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में है? तो 129 में। सीट का स्थान देखा जाए तो किसमें है? अनुच्छेद 130 में। तो 27, 29, 30 ये हो गया आपके 3। मूल क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 131। अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 132 से लेके 136 तक है। ठीक है, विशेष अनुमति याचिका देखा जाए तो अनुच्छेद 136 में है। ठीक, ये आपके उच्चतम न्यायालय के क्या है? तो ये संवैधानिक प्रावधान है आपके उच्चतम न्यायालय के। ठीक है, अब 136 के आगे देखते हैं। ठीक, अब पुनर्विचार शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 137 में है। परामर्श क्षेत्राधिकार देखा जाए तो अनुच्छेद 143 में है। और सभी प्राधिकरणों की सहायता कौन से अनुच्छेद में है? 144। ये आपके उच्चतम न्यायालय के क्या हो गए? संवैधानिक प्रावधान हो गए। ठीक है, अब इसकी संरचना देखते हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कुल कितने न्यायाधीश है? तो अभी इसकी संख्या 38 है। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश है, 37 अन्य न्यायाधीश। पहले यह संख्या कितनी थी? 34 थी, लेकिन अभी मई 2026 में इसे बढ़ा करके 38 कर दिया गया है, अपडेटेड है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, अभी 38 न्यायाधीश है 2026 में। अब आप बताइए न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति ही न्यायाधीशों का नियुक्ति करता है। ठीक है, किसके सलाह पर करता है? तो कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर यह शामिल है, कॉलेजियम में शामिल है। ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, ये कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर इसकी नियुक्ति होती है। उच्चतम ये न्यायाधीश कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, किसके आधार पर? तो कॉलेजियम के आधार प्रणाली के आधार पर। अब कॉलेजियम के आधार पर तो होती है ना सलाह पर। तो कॉलेजियम में कौन कौन शामिल है? मुख्य न्यायाधीश प्लस वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होती है? तो अनुच्छेद 124 के अनुसार व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात तो ठीक है, अगर न्यायाधीश आपको बनना है तो उसकी योग्यता क्या होना चाहिए? अनुच्छेद 124 के आधार पर भारत का नागरिक होना चाहिए।
किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष का न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, अगर जो न्यायाधीश बनेगा उच्चतम न्यायालय का, तो यहाँ पे 5 वर्ष वो न्यायाधीश पहले से रह चुका हो। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा आपका, किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, और चौथा पॉइंट आपका, राष्ट्रपति की दृष्टि में विशिष्ट विधिवेत्ता भी हो। ये 4 चीजें होनी चाहिए। इनका कार्यकाल देखा जाए तो सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, 65 वर्ष होती है। ठीक है, 65 वर्ष इनकी आयु होनी चाहिए सेवानिवृत्ति की, इसका कार्यकाल का ही है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। ठीक है, आधार क्या होना चाहिए, सिद्ध कदाचार हो, अक्षमता हो, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत आवश्यक होता है, तभी हटाया जा सकता है। अब उच्चतम न्यायालय की शक्तियां और अधिकार क्षेत्र देख लेते हैं। पहला है मूल अधिकार क्षेत्र। ठीक है, इसमें क्या आएगा, केंद्र और राज्यों के बीच जब विवाद होते हैं ना, तो सीधे कहाँ जाता है, उच्चतम न्यायालय में आते हैं। ठीक है, और जैसे एग्जांपल देख रहे हो, जल विवाद हो गया आपका, सीमा विवाद हो गया, और ये किस में आता है, कौन सा अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 131 में आता है। मूल अधिकार क्षेत्र जो केंद्र और राज्यों के बीच विवाद सीधे कहाँ जाता है, उच्चतम न्यायालय में जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मतलब यदि किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय के निर्णय से असंतोष हो तो वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। यह संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी मामलों में लागू होता है। ठीक है, पहला था मूल क्षेत्राधिकार, दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार। तीसरा है परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र। यह अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी कानूनी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, लेकिन सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है, सलाह कौन मांगेगा, सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है ना, और फिर लेकिन राष्ट्रपति यहाँ पे सलाह माने या न माने उसकी जिम्मेदारी। फिर है आपका रिट अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की क्या कहा है, आत्मा कहा था। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अब रिट कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की रिट होती है। ठीक है, पहला क्या, हेबियस कॉर्पस। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, देखो पहला रिट क्या है, हेबियस कॉर्पस, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, शरीर को उपस्थित करो, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो तो क्या करेगा, न्यायालय उसे अदालत में प्रस्तुत करने का आदेश देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का यही मतलब होता है। दूसरा आपका है परमादेश। इसका क्या मतलब है, हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपना कर्तव्य नहीं निभाती, तब न्यायालय क्या करती है, उससे कार्य करने का आदेश देती है। तीसरा है आपका प्रतिषेध। इसका मतलब क्या होता है, रोकना। प्रतिषेध का अर्थ जरूर समझना क्या होता है, रोकना। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय को उसके सीमा से बाहर कार्य करने से रोकता है। अब आपका है चौथा पॉइंट, उत्प्रेषण। इसका अर्थ क्या होता है, रिकॉर्ड मांगना। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को रद्द कर सकता है तथा उसका रिकॉर्ड मांग सकता है। ठीक, आपका पांचवा रिट क्या होगा, अधिकार रक्षा। मतलब किस अधिकार से, है ना, किस अधिकार से रिट आप लगाओगे, क्या है, तो जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गलत तरीके से बैठा हो तो न्यायालय उससे पूछता है कि वह किस अधिकार से उस पद पर है। ये अधिकार रक्षा हो गया किस अधिकार से। आपकी 5 रिट कंप्लीट होती है। अब आगे समझते हैं ना, ये आपका रिट कंप्लीट होगा, रिट के अंदर ही था, है ना, आपका परामर्श क्षेत्राधिकार के बाद रिट क्षेत्राधिकार में ये 5 आपके पॉइंट हो गए थे। अब न्यायिक पूर्वावलोकन देख लेते हैं। ये क्या बोलता है, किसके, केशवानंद भारती केस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। अब देखते हैं जनहित याचिका क्या होती है। इसमें कोई भी व्यक्ति जनहित में अदालत जा सकता है, इससे गरीब या कमजोर वर्गों को न्याय मिला है। ठीक है, जनहित याचिका में
अगला पॉइंट है आपका अभिलेख न्यायालय। ठीक है, अनुच्छेद 129 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसका अर्थ होता है इसके निर्णय प्रमाण माने जाते हैं। यह अवमानना के लिए दंड हो सकता है। अब अभिलेख के बाद क्या आता है, संविधान का संरक्षण। अभिलेख न्यायालय के बाद आप देखेंगे संविधान का संरक्षण है, तो इसमें उच्चतम न्यायालय संविधान की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है, नागरिकों का अधिकार सुरक्षित रखता है, इसलिए इसे संविधान का प्रहरी कहा जाता है। अब महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 124 में क्या है, गठन। अनुच्छेद 126 क्या है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। 127 में तदर्थ न्यायाधीश। ठीक है। अनुच्छेद 129 क्या कहता है, अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 131 में क्या है, मूल अधिकार के क्षेत्र हैं, और 132 से लेकर 136 तक अपीलीय अधिकार है। ठीक है, अपील जहाँ पे की जाती है उसके सारे अधिकार है। और अनुच्छेद 137 में पुनर्विचार शक्ति है। ठीक। अनुच्छेद 141 में क्या है, कानून घोषित करने की शक्ति। और 143 में राष्ट्रपति को परामर्श। अनुच्छेद 145 नियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 146 कर्मचारी की नियुक्ति। अनुच्छेद 147 का कहता है कि व्याख्या है। ठीक, इतने सारे अनुच्छेद आपके मुख्य रूप से कंप्लीट हो गए किसमें, उच्चतम न्यायालय के। अब उच्चतम न्यायालय में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण, लास्ट से देखोगे आप या स्टार्टिंग से देखोगे लास्ट तक पूरा क्या है, उच्चतम न्यायालय भारतीय लोकतंत्र की क्या है, आत्मा है। ये संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखते हुए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। उच्चतम न्यायालय का इतना ही पॉइंट मेन याद रखना, सारा पॉइंट आपको याद हो जाएगा अनुच्छेद से लेके पूरा, है ना। तो अब ये आपको शायद उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आगे नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी।